कौन थे वो लोग जिन्होंने डायबिटीज़ की पहली दवा बनाई और किसने ब्लड में सबसे पहले शुगर को टेस्ट किया। ये जो वीडियो है हमारा हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ का सेकंड पार्ट है। सन 1920 में जब दुनिया भर के साइंटिस्ट एक ऐसी इंसुलिन बनाना चाहते थे जिसका ह्यूमन बॉडी पर कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और वो ह्यूमन बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो, तो कौन सी टीम इस रेस में सबसे आगे थी, तो जानेंगे उस टीम के बारे में भी। आज इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि एंशिएंट लोग कैसे लोगों को जस्टिफाई करते थे कि किस पेशेंट को डायबिटीज़ है और किस पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक, न्यूरोथेरेपिस्ट, द फाउंडर ऑफ गैलेक्सी गैस्ट्रो एंड न्यूरोथेरेपी सेंटर। शुरू से मुझे मेडिकल फील्ड में बहुत ही इंटरेस्ट रहा है। मेरे फादर्स की मेडिकल की शॉप है, तो मैं अधिकांश समय उन्हीं के साथ बिताता था, मीन्स मेडिकल स्टोर पे ही बिताता था। तो मुझे अलग अलग तरह की दवाइयों की नॉलेज मिली। बहुत सारी डायबिटिक के दवाइयों के बारे में भी जाना, जैसे सीटाग्लिप्टिन्स होता है, विडाग्लिप्टिन्स होता है, मेटफॉर्मिन्स होते हैं, ग्लिमिप्राइड होते हैं। तो बहुत सारी डायबिटिक दवाइयों के बारे में मैंने जाना, क्योंकि डायबिटीज़ में बहुत ही इंटरेस्ट था मुझे। डायबिटिक एक ऐसी चैप्टर थी हमारे लिए, मेरे लिए, तो मुझे बड़ा ही इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने फोकस किया डायबिटीज़ की दवाइयों पे। फिर मैंने उन सारे दवाइयों के मैकेनिज़्म को समझा कि कैसे सीटाग्लिप्टिन काम करता है, कैसे विडाग्लिप्टिन काम करता है, वो कैसे हमारे बॉडी में जाकर हमारे शुगर लेवल को डाउन करता है। तो और हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स भी आते थे डायबिटीज़ के। वो हर 10 दिन पर एक पत्ता टैबलेट्स हमसे ले जाते थे और वो डेली एक टैबलेट खाते थे, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें ये बताया था कि डायबिटीज़ जो होता है वो इनक्योरेबल डिजीज़ है। मीन्स वो डायबिटीज़ जो है वो ठीक कभी नहीं हो सकता है, उसको लाइफ टाइम दवा खाना पड़ेगा। ये सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, दवाइयों से मैनेज किया जा सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो डॉक्टर का दिया हुआ था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को मैंने कभी नहीं माना। मुझे कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट गलत लगता था, क्योंकि पहले के टाइम में ऐसी भी बीमारियाँ रही जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था, लेकिन आज उस बीमारी का भी ट्रीटमेंट हमारे पास है। तो उस समय हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज था, आज उसके बारे में जब नॉलेज है तो उसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। तो जस्ट उसी तरह ऐसा मुझे फील हुआ कि इस डायबिटीज़ को भी जड़ से ठीक किया जा सकता है, इसका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो मैंने इसी पर आगे रिसर्च किया। मैंने अलग अलग यूट्यूब से वीडियोस देखे, अलग अलग बुक्स पढ़ी, गूगल सर्च किया। तो उस नॉलेज से मैं ये कह सकता हूँ कि डायबिटीज़ को भी रिवर्स किया जा सकता है, डायबिटीज़ भी ठीक हो सकता है। पहले के टाइम में एंशिएंट लोग 2 तरीके से डायबिटीज़ को जस्टिफाई करते थे। पहला जो तरीका था वो था सिम्पटम के बेसिस पे। मीन्स अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, तो ये जो सिस्टम था इस सिम्टम्स पे अकॉर्डिंग, इस सिम्टम के बेसिस पे वो जस्टिफाई करते थे कि पेशेंट को डायबिटीज़ है। और जो सेकंड तरीका था वो था यूरिन का सैंपल लेना, और यूरिन के सैंपल में टेस्ट किया जाता था कि उसका टेस्ट कैसा है। अगर उसका टेस्ट स्वीट है, इसका मतलब पेशेंट डायबिटिक है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये जस्टिफाई कर देता था कि किस पेशेंट को डायबिटीज़ है, किस पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन ये कंसीडर नहीं कर पाता था कि किस पेशेंट को ज़्यादा डायबिटीज़ है और किस पेशेंट को कम डायबिटीज़ है। सन 1900 में एक साइंटिस्ट ने एक टैबलेट का खोज किया, और उस टैबलेट को यूरिन के सैंपल में डाल दिया जाता था और उसे हीट किया जाता था। अब हीट करने के बाद अगर उसका कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क हो गया, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया, इसका मतलब पेशेंट को ज़्यादा डायबिटीज़ है। और अगर उसका जो कलर है वो बहुत ही कम डार्क हुआ या फिर बहुत ही कम गाढ़ा हुआ, इसका मतलब पेशेंट को कम डायबिटीज़ है। इस टेस्ट में भी एक प्रॉब्लम थी। अब प्रॉब्लम ऐसी चीज़ है कि वो तो हर जगह होती है, सब जगह आपके पास भी है, हमारे पास भी है। तो इस टेस्ट में भी एक प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम ये थी कि कुछ ऐसे भी पेशेंट थे जिनको सिम्टम्स तो दिख रहा है,
डायबिटीज़ का कंप्लीट सिम्टम्स तो दिख रहा है, उसे भूख भी नहीं लग रही है, प्यास मतलब भूख भी ज़्यादा लग रही है, प्यास भी लग रही है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, लेकिन इस टेस्ट में जो यूरिन सैंपल टेस्ट था उसमें वो नेगेटिव शो कर रहा है। उसके बाद 1913 में आइवर बैंग नाम के एक साइंटिस्ट हुए। उन्होंने एक डिस्कवरी की कि हम ब्लड के सैंपल से शुगर को टेस्ट कर सकते हैं। एक ब्लड सैंपल से शुगर का टेस्ट किया जा सकता है। जो डिस्कवरी था ये बहुत ही बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है, क्योंकि इस डिस्कवरी से एक थॉट प्रोसेस भी बदला। अब वो थॉट प्रोसेस ये था कि पहले जो लोग शुगर टेस्ट करते थे वो यूरिन से करते थे, और जब इन्होंने ब्लड से शुगर टेस्ट ना पा तो ये पता चला कि सबसे पहले जो शुगर लेवल है वो तो ब्लड में बढ़ता है, और जब बहुत ज़्यादा ब्लड में बढ़ जाता है तब जाकर वो यूरिन में शिफ्ट होता है। तो ये बहुत बड़ा एक डिस्कवरी था। उसके बाद सन 1970 में ग्लूकोमीटर आया। उसके बाद तो अब तो चिप्स भी आ चुके हैं, बस एक बार चिप्स लगा लीजिए और वो मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाता है और हर समय आपको वो रिपोर्ट करता रहेगा, हर समय वो आपको ग्लूकोज को नापता रहेगा और आपको रिपोर्ट बताता रहेगा। मोबाइल में ही रिपोर्ट आपको पता चल, उसे हम लोग कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं। तो अब तो बहुत ही सिंपल हो गया है शुगर को टेस्ट करना। सन 1920 में जहाँ पर दुनिया भर के साइंटिस्ट एक ऐसी इंसुलिन बनाना चाहते थे जो ह्यूमन बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो और उसका कोई बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट ना हो, और इस रेस में सबसे आगे थे मिस्टर मैकलॉड्स। मिस्टर मैकलॉड्स कनाडा यूनिवर्सिटी के बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और उस डिपार्टमेंट के HOD भी थे। वो डायबिटिक के फील्ड में बहुत ही आगे थे। फिर एक डॉक्टर थे, डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग। वो एक ऑर्थो डॉक्टर थे, लेकिन उनको डायबिटीज़ में बड़ा ही इंटरेस्ट था। वो मिस्टर मैकलॉड से मिले और उन्होंने उन्हें रिक्वेस्ट किया वो उनके साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी थेसिस थी, कुछ ऐसी थ्योरीज थी जो इंसुलिन की डिस्कवरी में बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। अब मिस्टर मैकलॉड्स बहुत ही खुश हुए, उन्होंने उन्हें अलाउ कर दिया। साथ साथ में उन्होंने मिस्टर मैकलॉड्स को एक असिस्टेंट भी प्रोवाइड किया। वो थे चार्ल्स बेस्ट। क्योंकि डॉक्टर फ्रेडरिक जो थे बेंटिक थे वो ऑर्थो के डॉक्टर थे, उन्हें लैब के बारे में, बायोकेमिस्ट्री के बारे में कोई ख़ास जानकारी थी नहीं। इस वजह से उन्होंने उन्हें अपॉइंट किया। अब मिस्टर बेस्ट और मिस्टर बेंटिक दोनों काम पे लग गए, डिस्कवरी में लग गए। उन्होंने एक सैंपल भी तैयार कर लिया। अब उस सैंपल को जब एक डायबिटिक पेशेंट को इंजेक्ट किया गया तो उसका शुगर लेवल तो नॉर्मलाइज हुआ, डाउन हुआ, लेकिन उससे एलर्जिक रिएक्शन भी हुए। अब वो बड़े परेशान हुए, इतने मेहनत करने के बाद एक सैंपल भी तैयार किए, उसका भी एक एलर्जिक रिएक्शन हुआ, बहुत ही डिमोटिवेट हुए वो। लेकिन मिस्टर मैकलॉड्स एक बहुत ही अच्छे लीडर थे, उनकी लीडरशिप बहुत ही अच्छी थी। जैसे आपने लगान फिल्म देखी होगी, उसमें आमिर खान ने एक ऐसी टीम बनाई जिसके पास क्रिकेट के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन उनके टीम मेंबर के पास कुछ ऐसी टेक्निक्स थी, कुछ ऐसे ट्रिक्स थे जिसे वो इस क्रिकेट में यूज़ कर सकते हैं, उसे अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट में वो मैच खेले भी और साथ में जीते भी। लास्ट में उन्होंने इस टीम में एक और पर्सन को ऐड किया और वो थे जेम्स कॉलिब। जेम्स कॉलिब को डायबिटीज़ के बारे में तो नॉलेज नहीं था, बट ही वॉज द मास्टर इन प्रोटीन प्योरीफिकेशन। अब मिस्टर मैकलॉड्स, बेंटिक, बेस्ट और मिस्टर कॉलिब चारों मिलकर इस डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन में लग गए और उन्होंने एक सैंपल भी बना लिया। इस बार वो जो सैंपल थे उन्होंने एक 14 साल के जुवेनाइल बच्चे को जो डायबिटिक था उस पर अप्लाई किया। वो बच्चा डायबिटिक था, उसका शुगर लेवल भी बहुत ही हाई था और उसका वेट लॉस भी बहुत तेज़ी से हो रहा था। देखा जा रहा था कि अगर उस बच्चे को कोई ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो हो सकता है वो 10-15 दिन से ज़्यादा ना बचे। तो उन्होंने उस बच्चे को वो इंजेक्ट किया और रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा था।
बच्चा बहुत तेज़ी से रिकवरी होने लगा, बहुत तेज़ी से वो ठीक होने लगा। बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे उसे डोज मिलते गया वैसे वैसे वो रिकवर भी होते गया। अब इस अचीवमेंट से उनकी टीम बहुत ही खुश हुई। ये उनके लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। अब दुनिया भर के साइंटिस्ट ये मान चुके थे, ये एक्सेप्ट कर चुके थे कि जो डायबिटीज़ है वो इंसुलिन की कमी से हो रही थी, और उनकी टीम ने ये साबित भी कर दिया था उस बच्चे को ठीक करके। तो अब जो है ये प्रूफ हो गया कि डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी से होती है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा है और आपको बाहर से इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ये दुनिया भर के साइंटिस्ट इसको एक्सेप्ट कर चुके थे। फिर 1950 में इसी टाइप की दवा भी बन गई, 1950 में इस तरह की दवा भी बन गई। अब इंसुलिन इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं, आप एक टैबलेट खा लो और वो जाकर पैनक्रियाज को स्क्वीज करेगा और इंसुलिन निकल जाएगा। उसके बाद देखा जाता है कि बहुत हज़ारों वर्ष से, हज़ारों सालों से इन्फेक्शन की भी कोई दवा नहीं बनी थी। 1928 में इन्फेक्शन की दवा बन गई, पेनिसिलिन। फिर 1930 में मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स भी बन गई। तो जो हमारा एलोपैथिक साइंस था वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा था, और इस लाइन में फेम भी था, पैसे भी थे, और जो पेशेंट थे इस लाइन पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, और जो अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन थी वो पीछे रह गई। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट थे वो इस थ्योरी को नहीं मानना चाहते थे कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया। उन्होंने बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट लिए और उन सारे पेशेंट का सीरम इंसुलिन टेस्ट करवाया। उसका भी रिज़ल्ट चौंका देने वाला था। 90% जो पेशेंट थे उनका जो इंसुलिन लेवल था वो तो या नॉर्मल था या नॉर्मल से ज़्यादा था। सिर्फ 10% लोगों में जो इंसुलिन लेवल था वो कम था। अब लोगों ने यहाँ से इस डायबिटीज़ को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया। एक ऐसा पेशेंट जिसका जो इंसुलिन लेवल है वो कम है, और एक ऐसा पेशेंट था जिसका इंसुलिन लेवल बॉडी में नॉर्मल है या उससे ज़्यादा है। अब जिसका कम है उसको टाइप 1 में रखा गया, और जिसका इंसुलिन लेवल नॉर्मल या उससे ज़्यादा है उसको टाइप 2 में रखा गया। लेकिन जो रिसर्च था फिर से आकर वहीं पर रुक गया। जो सवाल था वो आज भी वही सवाल बन के रह गया कि क्या सच में इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है? अगर नहीं तो क्या है इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है? तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे एक्चुअल रीजंस ऑफ डायबिटीज़। यह वीडियो आप उन लोगों तक पहुंचाइए जो डायबिटीज़ से परेशान हैं और जो दवा खा कर थक चुके हैं, और ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जो डायबिटीज़ के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं। अगर आपका भी कोई क्वेरी है, आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और हमसे 1-to-1 कॉल पे भी बात कर सकते हैं। तो वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको रिवील करेंगे व्हाट इज़ द एक्चुअल रीजंस ऑफ डायबिटीज़। थैंक यू।